तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, यहां जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे बेटा वो पूरा समतल सतह के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे बोलो? समतल सतह के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया बेटा? गुड। अब इसके आगे हम लोग पहला वर्ड जो पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में, वो पहला वर्ड क्या है बेटा? माध्यम। माध्यम यानी कि मीडियम। यहां माध्यम का तात्पर्य क्या है बेटा? माध्यम का तात्पर्य है कि जो प्रकाश है वो कैसे कहां ट्रेवल करता है। तो माध्यम क्या है? प्रकाश। हम माध्यम उसको कहते हैं बेटा प्रकाश के लिए जहां पर प्रकाश जहां गमन कर सकता है हम उसे क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। जहां प्रकाश गमन कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम। जैसे प्रकाश कहां गमन कर सकता है बेटा? कांच में, पानी में, है ना, वायु में, निर्वात में, ये सब जगह क्या कर सकता है? प्रकाश गमन कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम। ठीक है, ये आपको ध्यान, इसको क्या बोलते हैं बोलो? माध्यम। ये क्लियर? दूसरा वर्ड है बेटा यहां पर माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो माध्यम होते हैं बेटा दो प्रकार के। पहला माध्यम होता है विरल माध्यम, है ना, विरल को बोलते हैं बेटा रेयर मीडियम। दूसरा होता है सघन माध्यम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम, दूसरा डेंसर मीडियम। अब इसको पहचानेंगे कैसे? कौन रेयर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है, इसको पहचानेंगे कैसे बेटा? तो हमको इसको पहचानने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका होता है विरल माध्यम। हम उस माध्यम को कहते हैं जहां प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है ना बेटा? मैक्सिमम यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, उसको हम लोग बोलते हैं उस माध्यम में जहां प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको विरल माध्यम। दूसरा तरीका है बेटा जहां प्रकाश का अपवर्तनांक कम होता है ना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक है ना बेटा कम होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? कम। यानी कि क्या बोलेंगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसा होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। तो उस माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। तीसरा तरीका होता है बेटा, है ना, जिस माध्यम का प्रकाशिकी घनत्व ऑप्टिकल डेंसिटी है ना बेटा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यह आपको ध्यान। तो तीन तरीके हैं प्रकाश विरल माध्यम या सघन माध्यम को पहचानने का बेटा। ठीक है, अब जब हमने सघन माध्यम में लिखा तो सब उल्टा हो जाएगा। जहां प्रकाश की चाल क्या बोलेंगे? मिनिमम होगा। दूसरे के लिए क्या बोलेंगे? जहां अपवर्तनांक क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना बेटा। तीसरा क्या बोलेंगे कि प्रकाश की घनत्व जहां ज्यादा होगा। ये प्रकाश की घनत्व का मतलब क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यह है कि जब लाइट जिस भी मीडियम में ट्रेवल करता है, अगर उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो जो लाइट होगा वो कम डेविएट होगा, कम विचलित होगा। और अगर उसकी प्रकाश की घनत्व ज्यादा है तो वहां ज्यादा विचलित होगा, ज्यादा डेविएट होगा बेटा। ये इसका मतलब है। अब इन तीनों ही तरीकों में से सबसे जो आसान तरीका है बेटा, आसान जो हमको लगता है वो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी सहायता से हम पता करते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक की सहायता से हम पता करेंगे कि वो माध्यम कैसा है, विरल है कि सघन है।
क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही एक ऐसा तरीका होता है बेटा जहां से हमको आसानी से जज होता है कि जो प्रकाश है विरल है वो माध्यम विरल है कि सघन। इसी से हम पता करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और अच्छे से दिमाग में बैठाओ बेटा, ये जो विरल और सघन बोल रहे हैं, रियलिटी में कोई भी माध्यम ना तो विरल होता है बेटा और ना ही सघन होता है। कोई भी माध्यम ना तो विरल होता है ना ही सघन होता है। ये कंपैरेटिव स्टडी है बेटा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का कंपैरेटिव अध्ययन करना है। क्या करना है? कंपैरेटिव, सापेक्ष, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। रियल में कोई भी माध्यम ना तो विरल होता है ना सघन, एक के कंपेयर में दूसरे माध्यम को हम क्या बताते हैं कि विरल है कि सघन है। क्लियर। और उसमें भी हमको पहचानने में सरल से सरल तरीका कौन सा लगेगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम के अपवर्तनांक के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए हम कैसे पता करते बेटा, है ना। ये देखो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको एक टेबल याद होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? टेबल। इधर लिख देता हूं, माध्यम का नाम, है ना, नेम ऑफ मीडियम, नेम ऑफ मीडियम। और दूसरे साइड क्या लिख देता बेटा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा नॉर्मली म्यू से। और कुछ राइटर जो होते हैं ना बेटा, म्यू के जगह में क्या लिख देते हैं? स्मॉल एन। इसलिए मैंने दोनों सिंबल लिख दिया ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए, है ना। म्यू या एन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम को। क्लियर। तो देखो बेटा, माध्यम का नाम जैसे हम लोग लिख देते निर्वात, तो निर्वात यानी कि वैक्यूम। निर्वात मतलब क्या होता है बेटा? वैक्यूम, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना होता है? 1। वायु, वायु को क्या बोलते हैं बेटा? एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.0003। और इसी को हम लोग नियर अबाउट क्या मान लेते हैं बेटा? 1। क्या मान लेते हैं बेटा? 1, याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? बर्फ। बर्फ यानी समझते हो? आइस। आइस, आइस का कितना होता है बेटा? 1.31। फिर आता है बेटा बर्फ के बाद पानी। पानी मतलब वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, या इसी का हम याद रखते हैं 1.33। दोनों याद रखिएगा बेटा, है ना। ये है, इससे हमको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होता है ना, याद रखें। इसलिए 4/3 यूज करना न्यूमेरिकल में, अब भले याद रखिए। पानी के बाद आता है बेटा कांच। कांच मतलब ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये कितना होता है? 3/2। कांच में भी अलग अलग वैरायटी के कांच मिलते हैं बेटा, है ना। एक मिलता है क्या? क्राउन कांच। क्या मिलता है बोलो? क्राउन कांच। क्राउन कांच, क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास इसका होता है 1.57। फिर आता है बेटा फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। तो ये होता है बेटा 1.80। फिर आता है डायमंड, डायमंड। तो ये लिखते बोलो 2.4। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, बस यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। क्राउन ग्लास में देखो इसके स्पेलिंग में पहला लेटर क्या है बेटा? सी। तो ये कम रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और उसके बाद क्या आएगा? फ्लिंट। तो फ्लिंट का स्पेलिंग के हिसाब से इंग्लिश अल्फाबेट में सी के बाद आएगा एफ, तो ये 1.8। याद रखना। तो ये पूरा डाटा आपको याद होना चाहिए। इसी डाटा के अनुसार हम क्या बताएंगे कि कौन सा माध्यम, कौन सा मीडियम जो है रेयर है कि डेंसर है। ये आपको ध्यान, कंपैरेटिव स्टडी करना बेटा। कैसे स्टडी करना बोलो? कंपैरेटिव। ये आपको ध्यान, मैंने आपको पिछले बताया भी था ना बेटा, कोई भी माध्यम ना तो विरल होता है ना ही सघन होता है। एक दूसरे के सापेक्ष को देखकर बताना है कि उस माध्यम के तुलना में ये माध्यम कैसा है, यानी विरल है कि सघन है। ये आपको, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो मेरी बातें आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिख लिया बेटा एयर, और ये क्या ले लिया? पानी, वाटर। अब अगर हम इन दोनों को देखें ध्यान से, वायु और पानी को, तो वायु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1।
पानी की तुलना में क्या है, कम है, तो वायु क्या बन जाएगा हमारे लिए, रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम, और पानी क्या बन जाएगा बेटा, डेंसर मीडियम। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। पेयर ऑफ मीडियम को ही देखना बेटा, पेयर ऑफ मीडियम पर ही डिपेंड करता है कौन सा मीडियम रेयर है कि कौन सा मीडियम डेंसर है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, वाटर और ग्लास। अब यहां से देखकर बताइए, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.5, किसका ज्यादा है बेटा, 1.5, तो ग्लास क्या बन गया, डेंसर है ना, और वाटर क्या बन गया, रेयर। या ग्लास और डायमंड ले लेते हैं बेटा, डायमंड समझते हैं ना, हीरा, तो हीरा है सदा के लिए, है ना बेटा। ये तो इसके तुलना करें तो इसका 1.5 है और इसका कितना 2.4, तो ये ग्लास क्या कहलाएगा आपके लिए, रेयर मीडियम, और डायमंड क्या कहलाएगा बेटा, डेंसर मीडियम। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से कंपेयर करना है ना बेटे, ये आपको। तो पेयर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है ना कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, क्लियर बेटा। तो ये आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, रेयर कौन होता है, डेंसर कौन होता है। चलिए ये भी मिटा देता हूं। उसके बाद आता है बेटा, अब हम बात करेंगे क्या, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखता है ना बेटा। तो जब भी प्रकाश एक मीडियम से, है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से, है ना, से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये है ना बेटा, ये आपको ध्यान। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम one medium to another medium, then, तब, है ना बेटा, तब क्या होता है, तो जब भी, है ना, तो ये दो रूल को फॉलो करता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करता है बेटा, तो उसके लिए रूल्स है। पहला रूल क्या है, रूल्स, नियम, है ना। रूल क्या है, तो रूल नंबर वन, अगर रेयर मीडियम से डेंसर हो जाता है, यानी कि विरल से कहां जाए बेटा, सघन माध्यम में। विरल से कहां जाए, सघन माध्यम, यानी रेयर टू डेंसर मीडियम, ये देखिए, अगर रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, देखो बेटा, अगर कोई लाइट है वो रेयर से कहां जा रहा है, डेंसर मीडियम में, है ना। रेयर के लिए हम एग्जांपल में ले लेते हैं एयर, और दूसरा जो मीडियम है डेंसर के लिए हम क्या ले लेते हैं, वाटर। तो आपको तो टेबल से देख के बता सकते हैं, एयर हमारे लिए क्या हो गया, रेयर मीडियम, और वाटर क्या हो गया बेटा, डेंसर मीडियम। ये आपको, तो जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, देखो, जाना तो चाहिए लाइट को हमेशा स्ट्रेट, लेकिन वो जाएगा कैसे बेटा, रेयर टू डेंसर जाता है, तब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती बेटा। क्या हो जाती, बोलो, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपको ध्यान है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती, बोलो, झुक जाती है। ये आपको ध्यान है। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। When a ray travels from rare to denser medium, then bends toward the normal, अभिलंब की ओर झुक जाएगी बेटा। यानी यहां पर आपतन कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा अपवर्तन कोण। इस आने वाली किरण को बोलते हैं बेटा आपतित किरण। दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण है, ये वाला, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। यहां पर I इज ग्रेटर देन क्या होगा, R, I इज ग्रेटर देन R। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो विरल से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है।
दूसरा रूल है बेटा इसी का, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ये देखो रूल नंबर 2, ये आपको ध्यान। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, है ना, यानी कि क्या बोलेंगे, डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। जब प्रकाश सघन माध्यम से कहां जाए बेटा? विरल माध्यम में। जैसे देखो मान लेते हैं ये प्रकाश है, ये कहां से आ रहा है बेटा? डेंसर मीडियम से। यहां क्या ले लेते हैं? वाटर, और इधर क्या ले लेते हैं? एयर। ये देखो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा। जाना तो चाहिए प्रकाश को हमेशा स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये क्या होगा? डेंसर टू रेयर जा रहा है, इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये आपको ध्यान, ठीक, ये आपको ध्यान, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी यहां पर जो अपवर्तन कोण होगा वो क्या होगा बेटा? ज्यादा, और आपतन कोण क्या होगा? कम। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। ये वाला कोण ज्यादा होगा और ये वाला कोण क्या होगा बेटा? कम होगा, ये आपको। तो जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरणें क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। और रेयर से डेंसर में जाती क्या होता है बेटा? बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपको ध्यान। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती बेटा, तो हमेशा इन नियमों का पालन करती है, हमेशा इन नियमों का क्या करती? बोलो, पालन करती है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? गुड। चलिए आगे चले बेटा। यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। देखो अब हम पढ़ने के लायक हो गए क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो किसको बोलते हैं बेटा? प्रकाश का अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यार प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से हट जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। When a ray of light travels from one medium to another medium, then its path deviate. This phenomena is called refraction of light. This phenomena is called refraction of light. ये आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलिए ये देखो हमने क्या ले लिया बेटा? यहाँ ग्लास स्लेब ले रहे, देखिए ये क्या है? ग्लास स्लेब, ग्लास स्लेब, है ना, ये ठीक है बेटा। अब हम इस ग्लास स्लेब को एयर में रख दिए। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं? एक लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं बेटा। ये देखिए जो लाइट आता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट लाइट, यानी आपतित किरण। और यह आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगा उसको आपतन कोण। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बेटा, यानी आपतित प्रकाश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये आपको ध्यान रखना। तो ये जा रहा है कहां से बेटा? एयर से ग्लास में। एयर कौन हो गया आपके लिए? रेयर मीडियम। ग्लास कौन हो गया बेटा आपके लिए? डेंसर मीडियम। ये आपको ध्यान रखना, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो रेस क्या हो जाएगा बेटा? बैंड। किधर बैंड होगा बोलो? टूवर्ड द नॉर्मल। कहां बैंड होगा बेटा? टूवर्ड द नॉर्मल। ये देखो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा। यहां जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर से अब देखो रेज इसके बाद कहां जाएगा? ग्लास से एयर में। तो हमको यहां पर फिर से एक बार नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा बेटा। अब आपको देखो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा? बोलो आर। ये भी एंगल आर होगा बेटा, है ना। ये आपको ध्यान रखना।
ये आर है तो ये भी आर होगा, याद रखना। ठीक, अब रेस कहां जा रहा है देखो, ग्लास से कहां जा रहा है, ए आर में। कहां जा रहा है बोलो, ग्लास से ए आर में। तो डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर मीडियम। अगर डेंसर टू रेयर जाता है तो रेस क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस रे को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे। ये भी रिफ्रैक्टेड रे, ये भी रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम रहता है ना बेटा, फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, तो इस रिफ्रैक्टेड रे को बोल देते हैं अपन लोग इमर्जेंट रे। क्या बोलते थे, इमर्जेंट रे। निर्गत किरण बोलते हैं बेटा, क्या बोलते बोलो, निर्गत किरण। क्या बोलते बोलो, निर्गत किरण। ये आपको ध्यान रखना। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को निर्गत कोण, यह आपको ध्यान, निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, यह आपको ध्यान। क्लियर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण की दिशा, ये क्या है बेटा, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और इमर्जेंट रे अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्या बोला बेटा, ध्यान सुनो, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण अगर एक दूसरे के पैरेलल है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। कब, अगर ये दोनों रेस पैरेलल होंगे, तभी ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। उसके बाद आता है बेटा, है ना, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्या आता है बोलो, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, नियम है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये देखो, ये देखो, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो ये इसके दो नियम है बेटा। पहला नियम, नियम नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान से। पहला नियम क्या है, देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। क्या बोला बेटा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये पहला नियम बेटा। दूसरा नियम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा नियम क्या बोलता है, जब प्रकाश एक वर्णी हो, जब प्रकाश एक वर्णी हो तो, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश एक वर्णी हो तो when light is monochromatic, है ना, when light is monochromatic then, ये आपका, तो जब प्रकाश एक वर्णी हो, मोनोक्रोमेटिक हो बेटा, तो पहले अपने को ये वर्ड का मतलब समझना है। हम ऐसे लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं बेटा, जिसका वेवलेंथ, जिसका क्या बोल रहा, वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ होता है। क्या वर्ड यूज किया, बोलो, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, है ना बेटा। क्या होना चाहिए, बोलो, सिंगल वेवलेंथ, यानी एकल तरंग दैर्ध्य वाला होना चाहिए। बोलो ना, एकल तरंग दैर्ध्य वाला होना चाहिए, याद रखना। एकल तरंग, जैसे हमारा जो सनलाइट होता है बेटा, वो 7 कलर से मिलकर बनता है। श्वेत प्रकाश, है ना, व्हाइट लाइट जिसको बोलते हैं, 7 कलर से मिलकर बनता है। तो एवरी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है बेटा। सभी कलर का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अलग अलग होता है। वो हमारे लिए क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होता है। और हम कौन सी बात कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं, जिसका वेवलेंथ क्या रहेगा, सिंगल होगा, या कितना भी हो उसका वैल्यूज, बट सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए।
4000 हो, 50,000 हो, कुछ भी हो, है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम हो, बस सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए। ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। जब प्रकाश मोनोक्रोमेटिक हो, एक वर्णी हो, तब क्या बोलता है? जब प्रकाश एक वर्णी हो तो आपतन कोण की जया, ये देखो बेटा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नितांक होगा, एक नितांक होगा उन दोनों माध्यम के लिए। हमेशा इन दोनों माध्यम के लिए क्या होगा बेटा? एक नितांक होगा। क्या बोलता है? रेशियो ऑफ एंगल ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये आपको हमेशा एक कांस्टेंट होगा बेटा। और यही जो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? स्मॉल एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या लिखो या और रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा। और इसको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यह हमेशा फिक्स रहता है बेटा, याद रखो। किसके लिए फिक्स रहता है? उन दोनों माध्यम, पेयर ऑफ मीडियम के लिए। जो भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम, उसके लिए हमेशा क्या रहता है? इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है। अब इसको पढ़ते कैसे बेटा? देखिए, जैसे मैंने लिख दिया μ1 2, है ना। तो ये जो पहला लेटर होता है ना बेटा, ये हमेशा लेटर क्या बताता है? सापेक्ष। सापेक्ष मतलब विथ रिस्पेक्ट, और ये रियलिटी में जिस माध्यम का अपवर्तनांक है वो बताता है बेटा मीडियम। यानी हम क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, याद रखना। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट फॉर्म में आप इतना बोल सकते हैं। पूरा लिखना है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, और यहां जो सेकेंड है वो 2 है तो 2 ही लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट मीडियम। इस तरीके से हम पढ़ते हैं बेटा, है ना। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं देख लू कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कहीं कैमरे से बाहर चला जाता है कई बार। नहीं बेटा, आ रहा है, एकदम बढ़िया आ रहा है बेटा। आनंद लो इसका, है ना। याद रखो। चलिए इधर मिटा दूं, ये देखो, है ना। इसको थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं बेटा। ये देखिए, है ना, कैसे करेंगे देखो। अगर आपको कोई लिख दिया यहाँ पर 2μ1, अब क्या बोलेंगे बेटा? खुद से बोलो। देखो क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ क्या बोलेंगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ये हमेशा याद रखना बेटा। ये वर्ड क्या बताता है? सापेक्ष, है ना। सापेक्ष मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, और ये जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वो वाला माध्यम होता है। तो बोला ना बेटा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। मान लो मैंने लिख दिया बेटा AμW, तो क्या पढ़ेंगे बोलो? ये A मतलब A नहीं है बेटा, A मतलब यह एयर है, और W मीन्स क्या है? W नहीं बेटा, वाटर है। तो क्या बोलेंगे? वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर।
अगर मैं लिख दे ए म्यू जी तो क्या बोलेंगे बोलो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं यहां लिख दे डब्ल्यू म्यू जी तो क्या लिखेंगे इसको, ये देखो डब्ल्यू म्यू जी, तो क्या बोलेंगे बेटा कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इस तरीके से आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना बेटा। ये सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, याद रखना, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम। क्या कहलाता है बोलो, प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम। साथ ही साथ याद रखना बेटा, ये जो सेकेंड नियम है ना, जिसको हम लोग क्या लिखे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, याद रखना, है ना, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, जहां से जहां जाएगा ना बेटा प्रकाश, वहां से वहां लिखना। जैसे हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें कहां से कहां जा रहा था, वायु से ग्लास में जा रहा था, ऐसा लिखेंगे ए म्यू जी साइन आई अपॉन साइन आर, जहां से जहां जाता है ना। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर टू वेयर, जहां से जहां जा रहा है वो लिखना बेटा आपको, साइन आई अपॉन। इस सेकेंड लॉ को ही हम लोग, ये जो रिफ्रैक्शन का है ना, है ना, क्या बोलते हैं, अपवर्तन के जो द्वितीय नियम है, इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ। किसके नाम से जानते हैं बोलो, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ये स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से भी जानते हैं बेटा, है ना। याद रखना, तो जब भी हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो हमेशा बता देना ये स्नेल के नियम से लिखे हैं। तो जो अपवर्तनांक का द्वितीय नियम उसको हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, गुड। तो ये स्नेल का नियम भी है बेटा, बिठा दूं इसको। हाँ, तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में अपवर्तनांक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अपवर्तनांक को पढ़ते कैसे बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और उस द्वितीय नियम का नाम क्या बेटा, स्नेल का नियम। किसको बोलते हैं स्नेल का नियम, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर को किस नाम से जानते हैं, स्नेल के नियम से। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार, ये देखो, है ना बेटा, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक के प्रकार, ये आपको ध्यान रखना। तो इसके दो है बेटा अपवर्तनांक के, है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना बेटा। दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ये सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा होता है बेटा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में आरआई लिख देते हैं। इसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग दो तरीके से परिभाषित करते हैं बेटा। कितने तरीके से बोलो, दो तरीके से हम इसको परिभाषित करेंगे। पहला तरीका या पहली परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करते हैं इसको देखिए, है ना, यहां पहला डेफिनेशन, पहली परिभाषा, फर्स्ट डेफिनेशन। तो जब लाइट, है ना, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में, कोई भी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, क्या बोला हूं, when a ray of light travels from air or vacuum to another medium, then the refractive index of medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index। तो इसमें केवल शर्त यह है बेटा कि प्रकाश को कहां से जाना है, वायु या निर्वात से कोई भी दूसरे माध्यम में गया, तब हम उस अपवर्तनांक को क्या बोल सकते हैं,
क्या बोल सकते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये पहली परिभाषा हुई। इसकी दूसरी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से हमको न्यूमेरिकल बनाना है और बार बार आपको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को बदलना है। इसके दूसरे परिभाषा में, दूसरा परिभाषा क्या बोलते हैं बेटा? देखिए ध्यान से समझेंगे अच्छे से। दूसरी परिभाषा को क्या बोलता है? वायु या निर्वात, वायु या निर्वात भी लिख सकते हैं ना। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये बराबर क्या लिखेंगे? इधर म्यू आ जाएगा, इधर क्या आएगा? पहला वायु या निर्वात, है ना बेटा? ये ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना। और इधर क्या आ जाएगा? माध्यम। ठीक, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना? इधर क्या है? वायु या निर्वात म्यू माध्यम, इसी को हम लोग बोलते हैं इसकी दूसरी परिभाषा। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा C से, माध्यम में प्रकाश की चाल को V से, और यहाँ तो आपको ये C लिखना बेटा, है ना? AR वैक्यूम लिख सकते हो इंग्लिश में लिखने का मन हुआ तो। वायु या निर्वात, माध्यम को लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मीडियम। या ये बहुत ही फेमस फार्मूला, इस फार्मूले को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या ये उसकी दूसरी परिभाषा है। तो हमको न्यूमेरिकल बनाने में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए दूसरी परिभाषा की ओर चलते हैं बेटा, सापेक्ष अपवर्तन। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? यहां पर जो होता है प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब कोई भी माध्यम हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाता है बेटा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर जो पहला और दूसरा जो माध्यम है कोई भी हो सकता है। यहाँ शर्त था ये हमेशा क्या होना चाहिए? वायु या निर्वात। यहाँ कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ WμG, तो इसको क्या बोलेंगे? पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ रेस कैसे जा रहा है? वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये आपको ध्यान है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? बस यहाँ शर्त को ध्यान रखनी, यहाँ वायु निर्वात नहीं होना चाहिए। तो क्या है? पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुड। तो ये हमारा हो गया क्या? अपवर्तनांक के प्रकार। क्या हो गया बेटा? अपवर्तनांक के प्रकार। क्लियर? चलिए, अगर हम यहां पर से कोई भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं बेटा, देखो मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं डिफरेंट मीडियम में, है ना? इसीलिए हमने माध्यम को पहचानने के लिए हमारा जो सबसे सरल मेथड क्या था बेटा? अपवर्तनांक के द्वारा पहचानना। जैसे मेरे को अगर निकालना रहता, पहला मान लो मेरे को निकालना है बेटा कांच में प्रकाश की चाल, क्या मतलब हुआ बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना? अब कैसे निकालूंगा देखो, तो मेरा फार्मूला क्या है बोलो? μ = C/V। यहां जो माध्यम वहां क्या आ जाएगा? ग्लास। इधर क्या आ जाएगा? AR वैक्यूम लिख लो, तो V में चाहिए मेरे को, तो V ग्लास का आ जाएगा C/μ। ये देखिए, ये होता है 3 × 10⁸, और आपको पता है ना बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बोलो? 1.5। तो ये 1.5, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30। ये 30 हो जाएगा बेटा, ये 15 × 10⁸, तो ये हो जाएगा ग्लास में प्रकाश की चाल कितना हो गई बोलो?
ग्लास में प्रकाश की चाल कितना हो गया बेटा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और वो माध्यम अगर डेंसर है बेटा, तो हमेशा उसकी प्रकाश की चाल क्या होती, कम होती है। ये कांच में होगी, है ना। इसी प्रकार हम क्या लिखा सकते हैं, पानी में। कहां लिखा सकते हैं बेटा, पानी में, इन वाटर। अगर हमको वाटर में प्रकाश की चाल निकालना है, क्या लिखेंगे, भी वाटर हो जाएगा, है ना, C/μ। इधर हो जाएगा एयर और वैक्यूम, और इधर हो जाएगा वाटर। ये देखिए, यहां भी ऐसे लिख सकते थे, एयर और ग्लास, और यहां लिख सकते थे बेटा ग्लास। ये हो जाएगा 3×10⁸। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3। तो ये आ जाएगा 9/4, 9/4 ×10⁸। अब इसको भाग दे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा, 2, है ना, 4 पंचे 20। तो ये आ जाएगा। तो देखो पानी में प्रकाश की चाल और कम हो गई बेटा, क्योंकि कांच की तुलना में पानी कम अपवर्तनांक है, कम अपवर्तनांक, इसलिए पानी में प्रकाश की चाल कांच की तुलना में ज्यादा है। जितना ज्यादा डेंसर होते जाएगा, प्रकाश की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। ये आप इसी तरीके से हम डायमंड में लिखा सकते हैं बेटा। अगर आपको लिखाना है नंबर 3 डायमंड, डायमंड यानी कि हीरा में, इन डायमंड, इन डायमंड। तो डायमंड का क्या लिखेंगे बेटा, डायमंड, डायमंड C/μ एयर डायमंड, 3×10⁸ बटे 2.4। इसको भाग देंगे कितना आएगा, 30/24 ×10⁸। तो एक बार जाएगा बेटा, है ना, एक बार जाएगा। कितना बचेगा, रिमाइंडर 6। तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 60 हो जाएगा। अब 24 दिया 48 और 24 दिया क्या होता है, 72। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 लिख देते हैं, है ना। ये तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये तो डायमंड में प्रकाश की चाल कितना आ गई, बोलो कितना आ गई, 1.3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे डेंसर होते जाता है मीडियम, वैसे वैसे उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाती है बेटा, कम होते जाती है। ये देखिए कैसे, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हो, एयर बोलो या वैक्यूम, है ना बेटा, वायु बोलो या निर्वात, है ना। फिर इसका क्या लिए थे, पानी यानी कि वाटर। फिर क्या लिए थे बेटा, कांच यानी कि ग्लास। फिर क्या लिए थे बेटा, बोलो हीरा, डायमंड। देखो ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां पर अपवर्तनांक कैसा था बेटा, इसका अपवर्तनांक 1, इसका अपवर्तनांक 1.33, इसका अपवर्तनांक 1.5, इसका अपवर्तनांक कितना था बेटा, 2.4। यानी इधर जा रहे थे तो ये डेंसर मीडियम होते जा रहा था, इंक्रीज होता था। क्या इंक्रीज होता था बेटा, इंक्रीजेस। क्या इंक्रीजेस होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू इंक्रीज होता था इधर जाने पर, है ना। ये हमने बना लिया। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट देखो कम होते जाएगा। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में कितना हुआ बेटा, पानी में था 2.25 × 10⁸ मीटर पर, और कम हो गया। कांच में गए तो और कम, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में गए तो 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो इधर जैसे जैसे डेंसर मीडियम में जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होते जाता है। क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होता है, डिक्रीजेस। क्या होता है बेटा, बोलो, डिक्रीजेस, घटता है। ये आपको ध्यान, क्लियर। तो जितना डेंसर मीडियम होगा उतना ही प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो इस तरीके से इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बेटा। ठीक है, फिर अपन इसके आगे का क्लास अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।